विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा 12 में आज हम दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल बाढ़ की संभावनाएं इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले दुष्यंत कुमार का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, बाढ़ की संभावनाएं सामने है। इस गजल के रचयिता दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 ईस्वी में हुआ और उनका निधन सन 1975 ईस्वी में हुआ। दुष्यंत कुमार का जन्म राजापुर नवादा जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। सरकारी नौकरी तथा कृषि उनका मुख्य व्यवसाय रहा। रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से संघर्ष की चेतना उनकी कृतियों का प्राण तत्व है। गीतकार, गजलकार और प्रबंधकार के रूप में उन्होंने नए नए प्रयोग किए, किंतु हिंदी संसार में वे गजलकार के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने गजल को परंपरागत ढांचे से अलग कर सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का सफल संवाहक बनाया। साये में धूप उनका प्रसिद्ध गजल संग्रह है। एक कंठ विषयाई, जलते हुए वन का वसंत और सूर्य का स्वागत उनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक वृक्ष उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रस्तुत गजल बाढ़ की संभावनाएं में मुसलसल एक ही भावाबोध वाली गजल नहीं है। प्रत्येक शेर की भावभूमि भिन्न भिन्न है। समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से परिपूर्ण है। इससे कवि चिंतित अवश्य है पर निराश नहीं। तमाम विषम परिस्थितियों की उपस्थिति के बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी उसके यहाँ बरकरार दिखाई देती है। विद्यार्थी मित्रों, इस गजल का पठन करते हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। चिड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी, हम झुनझुने हैं। अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सफ़र ऊँघे हुए हैं, अनमने हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस गजल के प्रत्येक शेर को अच्छी तरह से समझते हैं। पहला शेर है, बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। यहाँ पर बाढ़ यानी जो नदी में वर्षा ऋतु में बाढ़ आती है, बारिश ज़्यादा गिरने से नदियों में बाढ़ आती है, उसकी बात यहाँ पर बताई गई है। कवि कहते हैं कि नदियों में बाढ़ आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, उससे भारी विनाश हो सकता है, पर नदियों के किनारे ही लोगों के घर बने हैं। फिर भी लोग वहाँ अपने घरों में निश्चिंत होकर रहते हैं। वे कहना चाहते हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा से डरकर कोई अपना घर बार छोड़कर क्यों चला जाए। आगे दूसरा शेर देखते हैं। चिड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। इसके शब्दार्थ देखते हैं। चिड़ पर्वतीय प्रदेश में उगने वाला लंबे तने वाला बहुत ऊंचा एक पेड़ है। दरख्त का अर्थ पेड़ होता है। नाजुक यानी सुकुमार, कोमल। तना, पेड़ का धड़, उसको तना कहते हैं। इस काव्य को हम समझते हैं कि कवि कहते हैं कि
चीड़ के वृक्षों के तने, उसका थड़ धड़ बहुत नाजुक होते हैं, इतने कि तेज हवा चलने पर भी उसके टूटकर गिर जाने का अंदेशा होता है। इसलिए चीड़ के वनों में आंधियों की बात ही नहीं की जा सकती। यानी आंधी चलने पर तो चीड़ के सारे जो जंगल के वृक्ष है वह धराशायी हो जाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, तीसरे शेर को समझते हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। आईना यानी दर्पण। यहाँ पर कवि कहते हैं कि लोगों में हताशा है पर वे इतने पस्त नहीं है जिस तरह टूटे हुए आईने होते हैं। टूटे हुए आईने टूटने पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर लोगों में अभी भी कुछ कर गुजरने की शक्ति शेष है, बाकी है। यह इस शेर से बताया गया है। विद्यार्थी मित्रों, चौथा शेर देखते हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में शने हैं। यहाँ पर एक शब्द आता है कालीन। कालीन का अर्थ होता है गलीचा। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि अभी तो कष्ट से गुजरने के दिन है, उसके पैर अभी कीचड़ में सने हुए हैं। इस कष्ट से मुक्ति मिलने पर ही वे किसी के सुखद आश्वासन अथवा उसके वैभव के दर्शन कर सकेंगे, वरना उस वैभव पर भी दाग लग जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, पांचवा शेर देखते हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी हम झुंझुने हैं। यहाँ पर झुंझुने एक शब्द आता है, उसका अर्थ खिलौना होता है। कवि कहते हैं कि हम इस सभा में हमारी उपस्थिति किसी असहाय व्यक्ति जैसी है। तुम जैसा भी चाहो हमारा उपयोग करो, हमारी हैसियत आदमी के रूप में नहीं रह गई है। हम आदमी न रहकर किसी झुंझुने यानी खिलौने की तरह हो गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, आखिरी शेर। अब तड़पती सी गजल कोई सुनाए, हम सफर ऊँघे हुए हैं अनमने है। यहाँ पर अनमना यानी उदास, ऊँघना यानी हल्की सी नींद, आधा सोया हुआ। हम सफर साथ चलने वाला, उसे हम सफर कहते हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हमारे साथ चलने वाले लोग अर्ध निद्रा की हालत में है और उन पर उदासी छाई हुई है। अब उन्हें कोई फड़कती हुई गजल सुनाए, उन्हें जागृत करे, तो ही उनमें जोश का संचार होगा। विद्यार्थी मित्रों, इस गजल को हमने समझा। अब गजल से निकलते हुए कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न यह है कि घर कहाँ बने हुए हैं। तो आप जानते हैं घर नदियों के किनारे बने हुए हैं। दरख्तों के तने कैसे हैं। दूसरा प्रश्न है ये, दरख्तों के तने बहुत नाजुक है। तीसरा प्रश्न यह है, कवि ने झुंझुने किसे कहा है। उसका उत्तर देखते हैं। कवि ने सभा में आए उन लोगों को झुंझुने यानी खिलौना कहा है जिनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया जाता और उन पर अपना निर्णय थोपकर उनका मनचाहा उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, कवि कालीन क्यों नहीं देखना चाहते। उसका उत्तर है, कवि के पांव इस समय कीचड़ में सने हैं, इसलिए वे कालीन नहीं देखना चाहते। आगे एक प्रश्न और है, कौन सी संभावनाएं सामने है। तो आपको पता है बाढ़ की संभावनाएं सामने है। एक और प्रश्न है, कवि ने किस वन का जिक्र किया है। तो चीड़ वन का जिक्र किया है।
हम सफ़र क्या कर रहे हैं? हम सफ़र ऊँगे हुए हैं, यानी सोए हुए हैं। यहाँ पर यह गज़ल समाप्त होती है। इस गज़ल के स्वाध्याय के प्रश्नों को आप पढ़ें, लिखें, समझें, घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।